हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहां से बात खत्म की थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा वही चैप्टर चल रहा है, मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। अब देखिए, मुद्रा का एक काम क्या होता है, पहला जो मैंने आपको बताया था वो हो जाता है आपका विनिमय के माध्यम के रूप में। ठीक है, यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। क्यों? क्योंकि आप जो लेन देन कर रहे हो वो एक इंटरमीडिएट गुड बन करके आ जाता है। यहीं पर इसी से जुड़ा हुआ एक और काम है जो साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। जैसे चावल और कपड़े, उसी उदाहरण पर आ जाते हैं। ठीक है, चावल हो गया आपका और कपड़ा हो गया। अच्छा, चावल है आपका मान लीजिए 40 रुपए किलो। ठीक, कितना है? 40 रुपए किलो। और जो कपड़ा है वो आपका हो गया 200 रुपए पर मीटर। ठीक, अच्छा, अब इसको देखते ही क्या समझ में आ रहा है कि आपने चावल की कुछ क्वांटिटी को, चावल की कुछ मात्रा को 40 रुपए के बराबर कर दिया, और वो मात्रा कितनी है? 1 किलो। अच्छा, और कपड़े में आपने क्या किया है? कपड़े के कुछ मात्रा को जो 1 मीटर के बराबर है उसको आपने कितने का कर दिया है? 200 रुपए का। तो यहां से हमें क्या समझ में आ जाता है? समझ में आ जाता है कि इसका मतलब 5 किलो चावल जो है, कितना? 5 किलो चावल वो कहीं जाकर के आपको बराबर हो पाएगा किसके? 1 मीटर कपड़े के। ठीक, अच्छा, ये हुआ क्या? ये हुआ कि हमने हर चीज को पैसे के रूप में बदलना भी स्टार्ट किया। जो मध्यवर्ती वस्तु थी ना, वो ऐसी तो है ही जिससे आप एक्सचेंज कर पा रहे हो, इंटरमीडिएट, लेकिन साथ में हम उसको पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने जीडीपी कैलकुलेशन करने की बात की थी अपने पिछले चैप्टर में, तो हम लोग क्या करते थे? हम ये नहीं बोलते थे किसी अर्थव्यवस्था में 1 किलो चावल और 1 मीटर कपड़ा बना। हम ये बोलते थे कि उस अर्थव्यवस्था में 240 रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ। अगर हमारी अर्थव्यवस्था में 1 किलो चावल और 1 मीटर कपड़ा सिर्फ इसी का उत्पादन हुआ हो पूरे वर्ष में, तो हम बोल देंगे कि वहां की जीडीपी जो है वो क्या है? 240 रुपए के बराबर है। तो क्या किया हम लोगों ने? जो हमारा लेखा जोखा होता है, क्या होता है लेखा जोखा? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम लोग पैसे की ही बात करते हैं। हम ये देखते हैं कौन सी चीज कितने रुपए की है। हम वहां पर ये नहीं देखते कि कपड़ा था या कौन सी मशीन थी। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ROI है, एक फाइनेंशियल रेशियो है। हम लोग ये सारी चीजें भी कहाँ पढ़ेंगे? अभी तो आप नहीं पढ़ोगे, फाइनेंस में पढ़ोगे, या तो फिर जो लोग कॉमर्स साइड के बच्चे उनको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कपड़े की फैक्ट्री है, सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है, दोनों में ही हम ROI देखते हैं, और वो सारी चीजें पैसे के टर्म्स में देख रहे होते हैं। तो जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम पैसे के टर्म्स में ही करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है? हर वस्तु को आपस में भी आप वैल्यू निकाल ही सकते हो कि यहाँ पर 5 किलो चावल 1 मीटर कपड़े के बराबर है, लेकिन आप करते क्या हो? आप हर वस्तु की अलग अलग रुपए को करेंसी के रूप में समझिए, मुद्रा के रूप में हम उसको अभिव्यक्त करते हैं। यहां पर जो हमारी मुद्रा है वो रुपए है। ठीक, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को जो रियल है, चावल रियल है, 50 रुपए तो आपने एक नई चीज बना दी है जिससे कि आप लेन देन आसान कर पाओ। आप सारी बात समझ में? तो जिस समय पर आप विनिमय करने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक मध्यवर्ती वस्तु से करेंगे। वो मुझे चावल देखा और मैं उसको जो दे रहा हूं उस चीज का कोई डायरेक्ट यूसेज नहीं है। आपने मुझे चावल दिया, मैंने आपको रुपए दिया। आप रुपए खाओगे क्या? आप रुपए पहनोगे क्या? रुपए से कुछ और करोगे जिसकी आपको आवश्यकता होगी। रुपए को डायरेक्टली नहीं यूज कर पा रहे होगे। तो मैंने तो कोई वास्तविक वस्तु खरीद ली आपसे, चावल। ठीक, आपको मैंने रुपए दिए, तो रुपए देने के समय ये बात भी वहीं पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो चीज के बदले कितने रुपए दिए जाए, किस दर से दिए जाए। तो यहां पर दो चीजें आती है, विनिमय के माध्यम के रूप में तो है ही, साथ ही इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, जो आपकी अकाउंटिंग उसमें हम लोग इकाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और साथ में हर चीज को हम पैसे में नाप पाए और नापा जा सके, ये काम हो जाता है मुद्रा का, कि हम हर वस्तु को किसी तरह से नाप सकते हैं। ऐसे में बहुत कठिन हो जाएगा। सोच लो कि एक डॉक्टर है। कौन है? एक डॉक्टर है, फिजिशियन है। ठीक, फिजिशियन और डॉक्टर को भी कुछ लोग अलग अलग बोलते हैं, मान लो चिकित्सक है। अच्छा, और एक है कारपेंटर, बढ़ई। ठीक, अब बढ़ई एक दिन के काम को कितने रुपए मिलेगा, डॉक्टर के काम को कितना मिलेगा? डॉक्टर का काम तो बिल्कुल अलग है, उसने भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है और वो आपको देख करके आपका जो भी रिपोर्ट्स उनको देख करके बता रहा है कि आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए। बढ़ई का काम अलग तरह का है, दोनों का स्किल अलग अलग है। अब सोचिए अगर मुद्रा नहीं होती तो हम कैसे सोच पाते कि नहीं, एक डॉक्टर के एक दिन का काम है वो हम 4 बढ़ई के काम के बराबर माने। आप समझ रहे हैं ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती अगर आपने इस तरह का कोई भी यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि सारी चीज एक दूसरे को
एक दूसरे के टर्म्स में बता नहीं सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा जो काम हो जाता है वो जाता है हमारा क्या, यूनिट ऑफ अकाउंट। हम लोगों ने इस वीडियो में बात करेंगे, पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के साथ ही समझ लिया था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय के माध्यम के रूप में तो मुद्रा होती ही है, साथ ही में दूसरी जो चीज उससे जुड़ी हुई है वो हो जाता है यूनिट ऑफ अकाउंट। ये भी मुद्रा का काम है। तो क्या है आपका, मुद्रा लेखा की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है ना। ये पेन कितने का, 20 रुपए का, कुछ भी आप कर सकते हो। तो किसी भी चीज को मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाना, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या एक्सक्यूज मी, कि यूनिट ऑफ अकाउंट है। ठीक, यहां पर क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हो गया, यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह हो गया। तीसरा आएगा स्टोर ऑफ वैल्यू, वो भी मैं बताऊंगा। खैर उससे पहले, यदि सभी वस्तुओं की कीमतें मुद्रा के रूप में बढ़ती हैं, ठीक है, मान लीजिए आज से मैंने क्या बताया था, चावल जो था वो कितने का था आपका, 40 का था, ठीक, लेकिन अब कितने का हो गया, अब हो गया 50 का। और कपड़ा कितने का बताया था, 200 रुपए मीटर बताया था, तो आपको हो गया कपड़ा कितने का, मान लीजिए 250 का, ठीक। अच्छा, क्या 50 रुपए का, ठीक है, रुपए मान लीजिए हम लोग, ये भी आपका रुपए में है। अच्छा, क्या हो रहा है, सॉरी, अब देखिए हो क्या रहा है कि चावल और कपड़ा पहले तो 40 का था, तो अगर आप ये देखोगे कि आमतौर पर चावल भी महंगा हो गया, कपड़ा भी महंगा हो गया, तो इसे को हम लोग बोल देते हैं महंगाई। और महंगाई को दूसरी तरह से बोलते हैं किसी अर्थव्यवस्था में मौजूद वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अगर औसत रूप से वृद्धि हो रही हो तो हम उसको बोलते हैं कि महंगाई है, ठीक है। उसी वृद्धि की दर को महंगाई दर बोल देते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि अगर होती है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि सभी वस्तुओं की कीमतें मुद्रा के रूप में बढ़ रही हैं, तो हमें उसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि। अच्छा, अब होता क्या है, इसी को थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पर आपको बोला था 1 किलो चावल आपको 50 रुपए का मिल रहा है, तो 1 रुपए किसके बराबर है, तो 1 रुपए किसके बराबर है, 1 रुपए आपको बराबर हो जाता है 1/50 किलोग्राम चावल के, ठीक है। आप समझ रहे हो, आपने क्या किया, आपने जिस समय चावल को रुपए में कन्वर्ट किया, उसी समय आप 1 रुपए को चावल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर पता है कितना, 20 ग्राम चावल मिल जाएगा, तो आप 1 रुपए में 20 ग्राम चावल ले सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर पहले कितना मिल रहा था, पहले आपको मिलता था 1/40 किलो चावल, ठीक है, तो 1/40 वास्तव में आपका हो जाता है 25 ग्राम, क्या हो जाता है 25 ग्राम, और 1/50 कितना हो जाता है 20 ग्राम। तो पहले आप 1 रुपए में 25 ग्राम चावल खरीद सकते थे, अब 20 ग्राम चावल खरीद सकते हो। तो रुपए में पहले 25 आ रहा है, अब 20 आ रहा है, पहले 25 ग्राम अब 20 ग्राम, तो रुपए की वैल्यू गिर गई। कई लोग उल्टा करते हैं, जैसे ही मैं पहली बार जब पढ़ रहे होते कॉन्सेप्ट तो दूसरी बार में समझ में आ जाता है, लेकिन पहली बार मैं पूछता हूं ऐसे कि अच्छा ये बताओ कि महंगाई जब बढ़ रही होती है तो रुपए की वैल्यू कम हो रही होती है, ज्यादा होती है, तो लोग सोचते हैं महंगाई हो रही है इसका मतलब ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो रुपए की वैल्यू बढ़ गई। नहीं, रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, बाकी जो वस्तुएं हैं उनकी रुपए के टर्म्स में वैल्यू बढ़ जाती है, और इसीलिए रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि पहले आप 1 रुपए में 25 ग्राम चावल खरीद पा रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम खरीद पा रहे हो। ऐसे ही कपड़े में देखो, पहले आप 200 रुपए में 1 मीटर कपड़ा खरीद रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में आप 5 सेंटीमीटर खरीद पा रहे थे, अब 4 सेंटीमीटर कपड़ा खरीद पाओगे, तो 5 सेंटीमीटर कपड़ा ज्यादा हुआ, 4 सेंटीमीटर कम हो गया, तो अब आप कम कपड़ा खरीद पा रहे हो 1 रुपए देकर के। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो गई, ठीक। अच्छा, तो क्या हो जाता है, जब महंगाई बढ़ रही होती है तो रुपए की वैल्यू कम होने लग जाती है। आप समझ रहे हो, मुद्रा की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी चीज है जिसको थोड़ा समझिएगा, कभी इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो उल्टा कर सकते हैं आप। इसी को मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास, ठीक है। आप पहले 1 रुपए से ज्यादा खरीद पा रहे हो। अपने एक बहुत ही महान उपन्यासकार हुए जिनको बोलते हैं उपन्यास सम्राट, मुंशी प्रेमचंद जी, तो उनकी कहानियां आप कभी कोई पढ़ोगे तो उसमें आपको आने के बारे में आ जाएगा, ठीक है। 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे, तो 2 आने का ये खरीद लिया, तो आप सोचोगे 2 आने में कैसी ये चीज खरीदी जा सकती थी, क्यों, क्योंकि उस समय पर मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत ज्यादा थी, ठीक। अब क्या हुआ, धीरे 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 मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती जा रही है, तो इसमें कोई दुखी की होने की बात नहीं है, वो सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि वो कम होगी, लेकिन अब हमारे पास टोटल वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप इंडिया में देश की आजादी के समय का बजट देखो और आज का बजट देखो, तो आप सोचोगे अरे अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है, संसद बन रहा है, तो 971 करोड़ रुपए का उसका कुछ खर्चा है। पहले जब बना था उससे करीब 1200, पहले 88 लाख का ऐसा कुछ बना था, 1921 में अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया तो 1927 तक बन गया था, तो 1200 गुना कीमत पर आपको लगेगा। लेकिन ये बेकार की बात है, 1921 की में 1 रुपए और आज के 1 रुपए में बहुत अंतर है। उस समय 1 रुपए में बहुत कुछ खरीदा जा सकता था, आज कम खरीद सकते हैं। तो 1 रुपए के हिसाब से देखोगे तो बहुत ज्यादा मुद्रा की क्रय शक्ति में पतन हुआ है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत में
कमी आ गई है, ह्रास हो गया है। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं डिटेरियोरेशन इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। ठीक, आगे बात समझ में। अच्छा, किससे जुड़ा हुआ है ये? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट दोनों से जुड़ा हुआ है, ज्यादा जुड़ा हुआ है ये यूनिट ऑफ अकाउंट से। ठीक, अब इसी को समझिएगा। तीसरी चीज से भी ये जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको भी समझेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी व्यक्ति की संपत्ति को आगे के लिए बनाए रखना कठिन है। मैं बहुत बड़ा लाला हूं, ठीक, क्या करता हूं मैं, गांव के लोगों से लगान वसूलता हूं, ठीक है, छोटा सा राजा हूं मैं, अपने जो भी मेरे क्षेत्र में आते हैं मैं उनसे लगान वसूलता हूं, लाला नहीं राजा हूं। अब मैं उस संपत्ति को कैसे रखता हूं? मैं बोलता हूं कि मेरे पास गोदाम भरा पड़ा है, मैंने सारे लोगों से लगान लेकर के रखा हुआ है। गोदाम में जो भी चीज रखी हुई है वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब जो चीज जल्दी खराब हो जाएगी। चावल को आप कितने दिन रख लोगे? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। और रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए है, उसको अच्छे से रखने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं पानी ना चला जाए, कहीं कीड़े ना लग जाए। तो इस तरह में होता क्या है कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, जानवर है, पहले पशुधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, आज भी हमारे ग्रामीण भारत में है, लेकिन पशुधन आपके पास 5 गाय है या भैंस है तो आप गांव में माना जाएगा कि अरे इनके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन वो पैसे को आपको रखने में, अपनी संपत्ति को लंबे समय तक रखना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि एक तो जगह चाहिए है, फिर वो चीजें खराब भी हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ हो कि आपकी संपत्ति जो है ना वो बहुत आसानी से स्टोर की जा सके और बहुत लंबे समय तक इसमें कोई घिसावट ना हो रही हो। गाय है, आज है कल नहीं है, मान लीजिए, है ना, नेचुरल डेथ भी हो सकती है, भैंस की डेथ हो गई, बोवाइन डिसीजेस भी बहुत होती है। बोवाइन हम लोग इन्हीं को बोलते हैं जिनके खुर होते हैं ना पैर में, तो ऐसे जानवरों को बोलते हैं। इनमें कोई बीमारी फैलती है जिससे वजह से मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि ये चीजें बहुत स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है। तो रुपए मुद्रा के रूप में आपके संपत्ति को लंबे समय तक आसानी से रखने की भी सहूलियत देता है। तो इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या होता है? ये तीसरा काम होता है। अगर मैं किसी पुराने समय में जहां पर मुद्रा नहीं चल रही है, अपने पास धन कैसे रखूंगा? पशुधन है, अनाज है, यही तो है, मेटल है। और मेटल भी सोना है या चांदी, उसको लेकर के लोग पोटी बना करके पहले डाल दिया करते थे, है ना, जमीन में इधर गाड़ दिया उधर गाड़ दिया, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन मुद्रा के रूप में ही तो वो है। अरे भाई सिक्के हैं, अशर्फियां बोला करते थे हम लोग, तो अशर्फी भी मुद्रा के रूप में आई। और इसीलिए तो मुद्रा आई, क्यों? क्योंकि आपने कम जगह में ज्यादा पैसे बिना घिसावट के, बिना अपना मान खोए हुए रख पाए, है ना। तो ये चीजें होती है। अच्छा, अब समझिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, किसी व्यक्ति की संपत्ति को आगे के लिए बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए मुद्रा जाती है। मान लीजिए कि आपके पास चावल का भंडार है जिसका आप आज ही पूर्ण रूप से उपभोग नहीं करना चाहते, एक ही दिन में आप नहीं चाहते कि सारा चावल खत्म कर लें, कर भी नहीं सकते, कितना खाओगे भाई, लिमिट होगी ना खाने की। तो आप क्या करोगे? और उचित उपयोग कर भी नहीं सकते हो, उचित नहीं कर सकते, आप फैला दोगे, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो आपकी संपत्ति थी उसको आप अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, और आप सोचोगे अरे यार मेरे पास 50 कुंटल चावल है, मैं तो 2 कुंटल खा पाऊंगा, मैं और मेरा परिवार साल भर में, तो 48 कुंटल का क्या करूं? तो आप बेचने जाओगे तो आपको मजबूरी में बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, और इसके बदले अगर मैं अभी नहीं बेच रहा हूं, बाद में रखा रहा तो चावल खराब भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या रहता है, आपकी संपत्ति का सही वैल्यू भी आपको नहीं मिल रही होती, क्योंकि आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो ठीक से। ठीक है, अच्छा अब समझिए। लेकिन चावल एक शीघ्र नाशिक वस्तु है, पेरिशेबल बोलते हैं, जिसे आप एक निश्चित समय से अधिक दिनों तक संचित नहीं रख सकते हैं। और इसे ठीक से संचित रखने के लिए भी आपको बहुत जगह की आवश्यकता हो जाती है, बहुत जगह से, और नमी ना लग जाए, कीड़े ना लग जाए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उसी चीज को सहेज कर रखने के लिए भी कॉस्टली है वो प्रोसेस। आप समझ रहे हो? अगर चावल आपको ठीक से रखना है तो उसको ठीक से बनाए रखने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ रही है, आपको संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वैल्यू या तो खत्म हो जाएगी, चावल सड़ गया तो बिल्कुल बेकार हो गया, चावल सही बना रहे इसके लिए भी आपको और खर्चा करना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से भी संपत्ति को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता अगर हम लोग पूरी तरह से बार्टर सिस्टम पर काम करते हैं। ठीक, अच्छा फिर क्या हुआ? मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है। आप सोचोगे कैसे नहीं है? 100 रुपए का नोट जो है वो काफी गल गया, फिर हमारा क्या होगा? आप जाकर के बैंक में दे दोगे, आपको बैंक नया नोट इशू कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर वो 100 रुपए पुराना और नया से मतलब नहीं है, उसमें लिखा हुआ है, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर है कि मैं आपको 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, है ना। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज, इस तरह से लिखा रहता है। अच्छा,
और इसकी संचय लागत अत्यंत कम होती है। संचय लागत मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत भ्रष्टाचारी लोग है ना, उन्होंने बेड में पैसों को नोट लगा करके रखा हुआ है। 2000 की गड्डी है तो 2 लाख रुपए हो गया। अगर आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए भी है, छोटे से बैग में आप 1 करोड़ लेकर के घूम सकते हो। अब 1 करोड़ रुपए आपको चावल के हिसाब से रखना पड़ता, तो सोचिए कितना पूरा घर भर जाता चावल से, है ना। ये कमरा भर दिया, वो कमरा भर दिया, समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत कम में आप बिना उसकी वैल्यू खोए रख सकते हो। ठीक, अच्छा ठीक है। तो क्या हो जाता है, संचय लागत अत्यंत कम हो जाती है। मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय बिना मान खोए ग्रहण करने योग्य होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिना मान खोए। बिना मान खोए का मतलब क्या हुआ, चावल खराब हो जाएगा। 100 रुपए का नोट पुराना ही तो होगा, लेकिन अभी भी 100 रुपए में चलेगा। ऐसा तो नहीं कि 100 रुपए का नोट पुराना हो गया तो 100 रुपए में नहीं चलेगा। जब उसकी फटने वाली हालत हो जाएगी तो उसको रिप्लेस कर देगी बैंक। तो ऐसे में क्या हो रहा है, और अभी मुद्रा को आप अगर रुपए से जोड़ करके देख रहे हो तो भी पूरी तरह से बात ठीक नहीं है। क्यों, अब तो मोबाइल बैंकिंग में आप वॉलेट्स भी यूज करते हो यार, पेटीएम वॉलेट में भी पैसा ही होता है। ठीक है, तो ये मुद्रा का हम लोग एक बार इवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो मेटल करेंसी आई, उसके बाद से नोट आना स्टार्ट हुए, करेंसी नोट्स, फिर आपके डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड से सारी चीजें भी आ गई। उसके बाद से अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है। आपने अपनी इंटरनेट बैंकिंग से किसी दूसरे के इंटरनेट बैंकिंग में पैसे ट्रांसफर किए इंटरनेट बैंक अकाउंट में, तो क्या हुआ, सिर्फ कुछ ऐसे सिग्नल्स गए जिससे ऐसा हुआ कि हाँ आपके में पैसा कम हो गया, उनके में ज्यादा हो गया। कोई लेन देन नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, वो भी मुद्रा का। तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मनी का, वो अभी भी वही बना हुआ है। ठीक, अच्छा तो समझिए यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बिना मान खोए ग्रहण करने की योग्य होती है। चावल का मान कम हो जाएगा क्योंकि खराब होने लग जाएगी, पेरिशेबल है। रुपए के केस में ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ बहुत स्टूपिड कंट्रीज होती हैं, पूरी कंट्री को स्टूपिड नहीं बोल सकते, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जहां पर सिस्टम उतना अच्छा नहीं बन पाता है। जिम्बाब्वे जैसे देशों में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है। हाइपर इन्फ्लेशन कभी मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, हायर एजुकेशन में पढ़ाऊंगा। अब हुआ क्या था वहां पर, मालूम है आपको, अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैंने निकाल के रखा हुआ था। $100 ट्रिलियन का भी नोट छापा गया था। कितने का, जिम्बाब्वे का डॉलर, यूएस डॉलर ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, देखो $100 ट्रिलियन का नोट छापा गया है। ये देखिए, ये है $100 ट्रिलियन का नोट, यानी कि $100 ट्रिलियन। कहां के, यूएस डॉलर नहीं, अमेरिका का डॉलर्स नहीं है, जिम्बाब्वे का है। और कितना बड़ा नोट छापा हुआ है, हमारे यहाँ 100 का नोट है, 2000 का नोट सबसे बड़ा नोट है अभी। यहां पर एक के बाद 14 जीरोस लगे हुए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी। तो अब ऐसे में सोचिए, जिसके पास पहले क्या होगा, मान लीजिए किसी के पास 1000 जिम्बाब्वे डॉलर का पैसा रखा हुआ है, नोट रखा हुआ है। जब इतने बड़े नोट्स छपने लगेंगे तो ऐसे कितने नोट्स की जरूरत पड़ जाएगी आपको। तो ऐसी स्थिति जब आ रही होती ना, तब भी लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी करेंसी में उनका विश्वास उठने लग जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसी जब स्थिति बनती है, वैसी स्थिति में उन लोगों के पास जो मुद्रा है वो अपनी वैल्यू को खोना स्टार्ट कर देती है। अगर बहुत ज्यादा महंगाई हो जाए, आप समझिए, क्या महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 100 रुपए है, मान लीजिए 100 रुपए है। अब 100 रुपए में आप क्या कर सकते हो, 2 किलो चावल खरीद सकते हो, मान लीजिए। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, 100 रुपए में आप 2 किलो चावल खरीद पा रहे थे। ठीक, अब कुछ ऐसा हो जाए आपके देश में, थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल लूंगा, कुछ जगह ऐसा हुआ भी है, बहुत हास्यास्पद लगता है। 100 रुपए में आप 2 ग्राम चावल खरीद पा रहे हो, 2 किलो की जगह 2 ग्राम, 1000 गुना महंगाई बढ़ गई। हुआ है भाई। तो आप सोच रहे हो कि जिसने अपने पास 100 रुपए का नोट रखा हुआ था वो तो एकदम परेशान हो जाएगा, सोचेगा भाई हम अभी 2 दिन पहले तो इसमें आप 2 किलो खरीद सकते थे सामान, अब 2 ग्राम खरीद पा रहे हो। तो इस नोट का मतलब क्या हुआ, ये तो कूड़ा हो गया, ये तो रद्दी हो गया। हमारे डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें यह भी इंश्योर करना पड़ता है ना कि अगर हम बिना मान खोए ग्रहण करने योग्य हो, ठीक है, तो जहां पर हाइपर इन्फ्लेशन की दिक्कत आती है वहां पर चीजें हटा दी जाती है। अब हमारे डिमोनेटाइजेशन हुआ, 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए, लेकिन बैंक ने उसके बदले ही आपको दूसरे नोट दिए। ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई, वो अलग कारणों से किया गया। लेकिन यहां पर क्या है, अगर हाइपर इन्फ्लेशन है तो आपके घर में रखी हुई करेंसी की वैल्यू लगातार कम हो रही होती है। ठीक, अच्छा, तो अगर हम पैसे या मुद्रा समझिए, मुद्रा को अगर हम स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखते हैं कि हाँ इसमें आप अपनी संपत्ति को समेट करके रख सकते हो। अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैंने 1 करोड़ के नोट्स घर पे रखे हुए हैं। अब उन नोट्स की वैल्यू कम हो गई क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई। तो क्या हो जाएगा, तो मैं उसको, मुद्रा का जो ये तीसरा फंक्शन होता है, मुद्रा का तीसरा कार्य होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, वो उतने अच्छे से मुद्रा नहीं कर पाई। ठीक, अच्छा, तो यही बात है। किंतु इस कार्य के कुशलता पूर्वक निष्पादन के लिए मुद्रा के मूल्य में पर्याप्त स्थायित्व होना आवश्यक है। अगर मुद्रा का मान बहुत तेजी से कमजोर होती जा रही है, मुद्रा की क्रय शक्ति में लगातार ह्रास होता जा रहा है, या महंगाई बहुत ही ज्यादा है, तो भी अपना स्टोर ऑफ वैल्यू वाला उतना अच्छा काम मुद्रा नहीं कर पाती है। तो जो 3 काम हम लोगों ने गिनाए थे, पहला था विनिमय का साधन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा था यूनिट ऑफ
ऑफ अकाउंट, लेखा की इकाई। और तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू तब ज्यादा अच्छा होगा जब महंगाई दर काफी नियंत्रित हो। ठीक, अच्छा, कीमतों का स्तर बढ़ते जाने से मुद्रा की क्रय शक्ति घटती जाती है। ठीक, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब समझिए, मुद्रा के अतिरिक्त अन्य परिसंपत्तियां भी मूल्य संचय का कार्य कर सकती है। मेरे पास जमीन है, वो भी तो संपत्ति है। मेरे पास घर है, वो भी तो संपत्ति है। मेरे पास कार है, वो भी तो संपत्ति है। लेकिन मेरे पास जमीन है, अब वो जमीन उतनी जल्दी अपनी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाती। मतलब मान लीजिए मेरे पास गांव में खेत है, ठीक, और 5 लाख रुपए का बीघा चल रहा है और मेरे पास 20 बीघा जमीन है, तो 1 करोड़ रुपए है। लेकिन मुझे 1 करोड़ रुपए तुरंत अगर चाहिए हो तो गांव की जमीन नहीं बेच सकता। मैं मजबूरी में जल्दी बेचूंगा तो कम पैसे में बिकेगी। क्यों? उसकी वैल्यू घट जाएगी। लोग बोलेंगे अरे हम इतना पैसा तो देने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? भले ही उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो मार्केट रेट के हिसाब से, लेकिन मार्केट में उस चीज को हाथों हाथ लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए लिक्विड नहीं है। आप पानी डालते हो, जग में डाला तो जग की शेप का बन गया, ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप का बन गया, है ना, किसी भी घड़े में डाला तो घड़े की शेप का पानी बन गया। तो लिक्विड जो होता है वो अपने बर्तन की शेप ले लेता है। ऐसे ही पैसा जो है, मुद्रा किसी भी तरह की कोई भी परिसंपत्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें खुद से कन्वर्ट हो जाती है ना। जैसे 50 रुपए में 1 किलो चावल, तो 50 रुपए बदल गया 1 किलो चावल में। ऐसा समझ लो, आपने 50 रुपए डाले तो 1 किलो चावल मिलकर के आ गया। आपने 200 रुपए डाले तो आपको बिस्कुट का पैकेट मिलकर के आ गया। तो रुपए अपने आप को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेता है। लिक्विड है, जिसमें डालोगे उसमें बदल जाएगा। लेकिन जमीन वो लिक्विड नहीं है, उसको बदलने में दिक्कत होती है। ठीक, तो होता क्या है कि ये सारी चीजें हैं, सोना है, संपत्ति है। सोना तो फिर भी काफी लिक्विड है, लेकिन बाकी जैसे भू संपत्ति है, मकान, ये काफी इलिक्विड है। बंद पत्र मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स भी थोड़े लिक्विड होते हैं, कुछ उतने लिक्विड नहीं होते। लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विड अगर कोई भी संपत्ति रखने का तरीका है तो वो उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी, मुद्रा। ठीक है, मनी। अच्छा, परंतु ये संपत्तियां दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं है। इसमें वैसे सोना को भी देखिए हम लोग मुद्रा के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो सोना भी है, काफी लिक्विड है, लेकिन उतना लिक्विड नहीं जितना रुपए है। ठीक है, ये तो डायरेक्टली आप किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। सोना जैसे अपने यहाँ आप लेकर के आओ सोना, तो सोने से एक तो बहुत ज्यादा वैल्यू का है। जैसे कोई भी चीज जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू की होती है उतना ही लिक्विड हो जाती है। मैं आपको रिलायंस से कोई कंपनी खरीदी 30,000 करोड़ रुपए की, मान लीजिए। अब 30,000 करोड़ रुपए की कंपनी खरीदने के लिए सभी लोग तो खरीद नहीं लेंगे। कोई चीज लिक्विड तब होती है जब उसके खरीदार बहुत सारे हैं मार्केट में, है ना, खरीदने और बेचने वाले। अब 30,000 करोड़ रुपए तो भारत में 10 ही लोग, 10 ही ऐसी फैमिलीज हैं, गवर्नमेंट है जो खरीद सकती है। तो ऐसे में क्या बोल देते हैं, वो चीज इलिक्विड हो जाती है। तो कोई भी चीज जो महंगी होती चली जाती है वो अपने आप भी इलिक्विड होती है, लेकिन साथ ही में जो मुद्रा है वो बहुत ज्यादा लिक्विड है। 30,000 करोड़ रुपए अगर कैश आपके पास पड़ा हुआ है तो उसकी लिक्विडिटी अलग तरह की है। 30,000 करोड़ रुपए की कोई फैक्ट्री है, कोई रिफाइनरी है बहुत बड़ी, उसकी वो बहुत ज्यादा इलिक्विड है। ठीक, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। आपको बात समझ आ रही है? परंतु ये संपत्तियां दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं है। समझना, दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। नॉर्मली इतनी आसानी से नहीं होती है ना, क्योंकि इनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं होती। सार्वभौमिक मतलब सारे लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रिफाइनरी सारे लोग थोड़ी खरीद रहे हैं, पैसा सारे लोग ले रहे हैं। तो सार्वभौमिक स्वीकार्यता की वजह से क्या हो जाता है, इनका लिक्विड कैरेक्टर होता है। किसका? मुद्रा का। ठीक, अच्छा, और ये जो संपत्तियां थी, इन संपत्तियों को अपेक्षाकृत इलिक्विड, अपेक्षाकृत ये द्रव नहीं है, ऐसे समझिए। इलिक्विड मतलब कोई चीज जो द्रव ना हो। कौन सी संपत्तियों की बात की जा रही है? संपत्ति, भू संपत्ति, मकान, ये तो काफी इलिक्विड है। सोना भी मुद्रा की तुलना में ज्यादा इलिक्विड है, मुद्रा सबसे ज्यादा लिक्विड है। ठीक, आगे बात समझें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बढ़ लिए, तीनों चीजें हम लोगों ने सीख ली। 3 इसके फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं फिर से याद करिए। कौन से फंक्शन है कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है वो लोग खुद से लेकर के बताए, पीछे वापस जाकर के मत देखना। ठीक है, अगर ना याद है तो देख लेना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग थोड़ा बेसिक जनरल नॉलेज वाला काम कर लिया है, अब थोड़ा सा टेक्निकल काम करना स्टार्ट करेंगे। अपने अगले वीडियोस को डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर बताइए, और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं।